प्रिय छात्रों, जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक देखा था। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से समर और समर की भाभी के बीच बातचीत चल रही है और किस प्रकार से वह समर को भड़काने की कोशिश करती है। आगे देखेंगे। धीरज एक पुत्री का पिता बन गया था। कहने का मतलब कि भाभी की बच्ची जन्म ले चुकी थी। बाबूजी मन ही मन प्रसन्न थे क्योंकि लड़की होने पर उस समय का मिठाई दावत का खर्च बच गया था। बाबूजी इसलिए खुश थे कि उस समय जो उनके रिश्तेदार के लोग, उनके कम्युनिटी के लोग, आसपास पड़ोस के लोग बेटा होने पर दावत वगैरह मांगते, वह नहीं मांगेंगे क्योंकि बेटी जन्म ली है, इसलिए खुश हैं। और इसलिए खुश हैं क्योंकि इस समय उनके पास पैसे नहीं हैं। और वह नाराज भी हैं, इसलिए नाराज हैं क्योंकि पुत्री जन्म ली है तो भविष्य में चलकर फिर उसके विवाह के लिए सोचना पड़ेगा। तो एक तरह से खर्च का घर बन गया, खर्च भविष्य में बढ़ जाएगा। लेकिन तत्काल परिस्थिति में जो उस समय जो उनकी परिस्थिति है, आर्थिक तंगी चल रही है, हाथ में पैसे नहीं है, तो फिलहाल कम से कम अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार इत्यादि पार्टी वगैरह तो नहीं मांगेंगे, इसलिए वे खुश हैं। प्रभा पर काम का बोझ आ पड़ा था। कहने का मतलब कि भाभी अभी फिलहाल कोई काम करेंगी नहीं, इसलिए घर के सारे काम की जिम्मेवारी प्रभा के ऊपर आ गया। वह सवेरे जल्दी उठती और भाभी के लिए हरीरा इत्यादि बनाती। ये हरीरा इत्यादि बनाने की जो बात आ रही है, प्रसव काल में जो महिलाओं को दिया जाता है उसको हरीरा इत्यादि बोलते हैं। प्रभा को सुबह से रात तक काम में पिसता देखकर समर बहुत प्रसन्न होता। अब प्रभा सुबह से लेकर के और देर रात तक काम में लगी रहती। न नहाने धोने का समय मिलता उसे, न खाना खाने का समय मिलता, न सजने और संवरने का समय मिलता। तो यह सब देख करके उसका पति समर खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता है। और पसंद इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसकी नज़र में प्रभा घमंडी है, अभिमानी है, उसे अपनी सुंदरता और पढ़ाई लिखाई पर घमंड है। वह हैरान था कि प्रभा सारा काम चुपचाप और आसानी से कर जाती है, जैसे कि वह एक मशीन हो। वह यह देख करके भी आश्चर्यचकित होता था क्योंकि इतना सारा काम होने पर भी प्रभा के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आती थी, वह परेशान नहीं होती थी और सारे काम को चुपचाप आसानी से करती चली जाती थी। जिस प्रकार से किसी मशीन को आदेश दे दिया जाता है, उसका बटन दबा दिया जाता है तो वह अपना काम बिना थके बिना रुके करते चला जाता है। किसी न किसी तरह समर प्रभा का ही ध्यान करता, उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। किसी न किसी कारण से समर को हमेशा ही प्रभा की याद आ जाती, जिसके कारण उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था। प्रभा पढ़ी लिखी तथा आधुनिक विचारों वाली थी, अतः वह पर्दा नहीं करती। वह पढ़ी लिखी थी और मॉडर्न ज़माने की थी, इसलिए वह पर्दा नहीं करती थी। कहने का मतलब सिर पर
पल्लू रखना, ये सब काम वो नहीं करती थी। न करने पर भाभी, अम्मा जी तथा बाबूजी को एतराज था, और उसके ऐसा न करने पर भाभी, माँ और पिताजी, इन लोगों को एतराज था। आगे देखेंगे। अब धीरज की बेटी तो जन्म ले ली, अब उसका नामकरण संस्कार होने वाला है। तो नामकरण संस्कार के दिन पंडित जी ने मिट्टी के गणेश जी बनाए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी शुभ काम को करने के पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तो पंडित जी आए थे धीरज की बेटी का नामकरण संस्कार करने, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की। तो उन्होंने मिट्टी के गणेश जी बनाए और उसी की पूजा हुई। बाद में प्रभा ने क्या किया, उसे साधारण मिट्टी का ढेला समझकर और उसे जूठे बर्तन साफ कर दिए। अब पूजा कर लेने के बाद उस गणेश जी की मूर्ति को कहीं अलग रख दी गई थी जहाँ पैर वगैरह न लगे, लोग उधर थूके नहीं, साफ सुथरी जगह देख करके। अब प्रभा नए जमाने की थी, उसे इन सारी बातों का ख्याल नहीं हुआ और उसने उस गणेश जी की जो मिट्टी की मूर्ति थी उसको साधारण मिट्टी का ढेला समझ करके और उससे जूठे बर्तन साफ कर दिए। घर में बड़ा हंगामा हुआ। माँ और भाभी ने उसकी पढ़ाई को कोसा। घर में खूब हंगामा हुआ और माँ और भाभी ने उसकी पढ़ाई लिखाई को कोसा। कहने का मतलब यह है कि सबने यही कहा होगा कि इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन इतना ज्ञान नहीं है कि साधारण मिट्टी और गणेश जी की मूर्ति में अंतर न समझ पाई। समर आ गया था, उसने प्रभा के गाल पर जोर से एक तमाचा मारा। अब समर ने उसकी इस गलती के लिए प्रभा के गाल पर एक तमाचा जड़ दिए। पांचों उंगलियां उभर आई। कहने का मतलब कि पांचों उंगलियों के दाग गाल पर उभर गए। साथ ही गाली देकर कहा कि वहां रहना है तो ठीक से रहे। साथ में गाली भी दिया और यह भी प्रभा से उसने कहा कि यदि उस घर में उसको रहना है तो ठीक से रहे, नहीं तो जाए। समर को अकेले में इस बात पर पछतावा हुआ। समर ने उस समय क्रोध में आकर तो इस तरह की हरकत कर ली, तमाचे जड़ दिए, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ। उसके सारे आदर्श धरे के धरे रह गए। जो उसका सारा आइडियोलॉजी था, ये आदर्श मतलब आइडियोलॉजी, वह धरे के धरे रह गए। कहने का मतलब कि उस समय वह सारा आइडियोलॉजी अपना आदर्श भूल गया और आदर्श को भूल करके उसने इस तरह की हरकत की और वह रोने लगा अकेला में। उसे कई दिनों तक पछतावा रहा। कई दिनों तक वह पछतावा रहा उसको अपने इस कर्म के लिए। उसने जो यह काम किया था, उसने जो हरकत की थी, उस हरकत के लिए उसे कई दिनों तक पछतावा रहा। बहुत दिनों बाद एक दिन फिर समर मंदिर की तरफ जाकर अपनी जगह दिन भर बैठा रहा था और उसने संकल्प किया कि अब वह केवल अपनी परीक्षा के बारे में सोचेगा। तो बहुत दिनों बाद फिर वह कहाँ गया, मंदिर के पास गया, जहाँ उसने सोचा कि वहाँ बैठेंगे मन शांत हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी। तो जा करके जिस जगह बैठता था वहीं पर बैठा, दिन भर बैठा रहा और बैठे बैठे उसने बहुत सारी बातें सोची और बहुत सारी बातों को सोचने के बाद उसने संकल्प लिया कि अब वह इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और अपनी परीक्षा के बारे में सोचेगा। वह दिवाकर के साथ अधिक रहता था। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है कि समर के दोस्त का नाम दिवाकर था। दोनों साथ पढ़ते थे, बातें कम ही होती थी। घर पर भी समर पढ़ता रहता था। घर पर भी जब समर रहता था तो पढ़ता रहता था, दिवाकर के घर भी जाता था तो पढ़ता रहता था। किसी खास विषय पर दोनों जो पहले बैठ करके डिबेट करते थे, अब ऐसा कुछ
नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। घर का सारा काम प्रभा पर आ गया था। क्यों आ गया था? जैसा कि आप सबों ने देखा है कि भाभी ने एक बच्ची को जन्म दिया था और अभी उन्हें आराम की आवश्यकता थी, इसलिए वे किसी काम में हाथ नहीं बटाती हैं। तो घर के सारे काम की जिम्मेवारी प्रभा पर आ गई थी। उसने पत्रों को पहले खोलकर उसके पत्रों को पहले खोलकर पढ़ा जाता था। शायद उसने पत्र लिखने बंद कर दिए थे। अब क्या होता था, प्रभा का कोई भी पत्र कहीं से आता था तो परिवार के लोग पहले प्रभा के पत्र को खोलकर पढ़ते थे और शायद उसने पत्र लिखने बंद कर दिए थे, तो और तब प्रभा को दिया जाता था। तो जिसके कारण प्रभा ने पत्र लिखना ही बंद कर दिया था, क्योंकि प्रभा भी जब कोई पत्र लिखती थी और उसको पोस्ट ऑफिस तक या लेटर बॉक्स तक पहुंचाने के लिए किसी को जब वह देती थी तो उसके पत्र को लोग पहले खोल करके पढ़ लेते थे और तब यदि कुछ घर के बारे में या किसी के बारे में उसने कुछ लिखा है तो उस पत्र को दबा दिया जाता था, लेटर बॉक्स तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। और प्रभा के यहाँ भी कोई पत्र कहीं से आता था तो उसे भी लोग पहले दरवाजे पर खोलकर पढ़ते थे और प्रभा को यदि देने लायक है तो देते थे और नहीं तो उसको भी दबा दिया जाता था। इस तरह की बातें उस परिवार में होती रहती थी। अम्मा ने कहा था कि उसके पिताजी का पत्र आया है कि बहुत दिन से उसने कोई पत्र नहीं डाला, कहीं बीमार तो नहीं है। प्रभा के पिताजी ने एक पत्र लिखा था और जिस पत्र में पिताजी ने यह चिंता व्यक्त की थी कि प्रभा ने बहुत दिनों से कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, कहीं बीमार तो नहीं है। उन्होंने प्रभा से कहा कि वह कभी अपने घर पत्र डाल दिया करे। तो माँ जी ने कहा कि कभी कभी कोई चिट्ठी लिख करके अपने माँ बाप के घर भी भेज दिया करो। समर अब भी अंतर्द्वंद में ही फंसा रहता। अंतर्द्वंद का मतलब मैंने पहले बताया था, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। अपने ही मन में जो दो तरह की भावनाएं उठती हैं, एक करने की भावना और एक न करने की भावना। तो इसी भावना को हम लोग कहते हैं अंतर्द्वंद, करे या न करें। एक दिन 10 बजने को आए थे और खाना तैयार नहीं हुआ था। 10 बजने वाला था, बजने को आए थे मतलब 10 बजने ही वाला था और खाना तैयार होने में देर थी। भाभी के लिए दूध तैयार कर दिया था पर प्रभा पहुंचा नहीं पाई थी। प्रभा ने भाभी के लिए दूध उबाल कर या ऐसे कह लीजिए कि गर्म करके और रखा था, लेकिन उस दूध को उसने भाभी तक पहुंचाया नहीं था। दूध बिखर गया। बिखर गया मतलब जैसे जब हम लोग उसको चूल्हा पर दूध को उबलने के लिए रखे हुए रहते हैं और हमारा ध्यान कहीं और रहता है तो दूध उबल करके और नीचे गिर जाता है, इसको बोलते हैं दूध बिखरना। इस बात ने प्रभा को व्यथित कर दिया। इस बात से प्रभा बहुत दुखी हुई और अम्मा सारा पूजा पाठ भूलकर प्रभा पर बरस पड़ी और अम्मा को मालूम हुआ कि दूध सब बिखर गया। बस अम्मा बरस पड़ी मतलब बहुत क्रोधित हो गई। समर बिना कुछ बोले कॉलेज चला गया और समर कुछ नहीं बोला, क्रोध के मारे वह कॉलेज चला गया। खाना पीना खाया नहीं, चला गया। 2 पीरियड खाली होने पर वह घर आया और खाना खाकर चला गया। कॉलेज में 2 पीरियड लीजर था, ऑफ था, उसका क्लास नहीं था, तो फिर घर आया और वह खाना खा करके फिर कॉलेज चला गया। भाभी और अम्मा कुछ भी बोलती, बुरा भला कहती, पर प्रभा का चेहरा सदैव ही अपरिवर्तित रहता। भाभी और अम्मा
प्रभा को भला बुरा जो भी कहें, जो कुछ बोले, लेकिन प्रभा के चेहरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस उसके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं आता। कहने का मतलब कि न तो अच्छी बात से वह खुश होती थी और न बुरी बात से दुखी होती थी। उसके लिए अच्छी बातें और बुरी बातें सब एक जैसी हो गई। कहने का मतलब कि वह बिल्कुल इमोशनलेस जैसी हो गई थी। काम करते करते और परिवार में भला बुरा रोज सुनते 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 उसने इन सारी बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। अम्मा ने प्रभा को सिर धोने के लिए प्यार से डांटा। अम्मा ने डांट और प्यार दोनों मिक्स करके प्रभा को कहा कि तुम अपना सिर क्यों नहीं धोती, सिर मतलब बाल क्यों नहीं धोती, क्योंकि बाल उसी तरह से उलझे उलझे रहते थे, न कंघी न तेल कुछ भी नहीं। तो अम्मा ने कहा कि अपना बाल क्यों नहीं धोते। प्रभा ने काम से समय न मिलने की बात कही। तो प्रभा ने क्या कहा कि माँ जी मुझे काम से समय ही नहीं मिलता है कि मैं ये सब करूँ, अर्थात अपना सिर भी धोऊं, नहाऊं भी, कपड़े वगैरह धोऊं या अपने को कभी सजाऊं या संवारूं। पर अम्मा उसे नकारात्मक रूप में ले गई और डांटने लगी। तो उसने ये पॉजिटिव वे में कहा, सच्चाई थी, लेकिन अम्मा ने उसको निगेटिव ले लिया और डांटना शुरू कर दिया। धीरज ने भी घर में चकचक न करने के लिए कहा और धीरज भी जब दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी, बहस छिड़ गई, तो धीरज ने भी कहा कि तुम लोग घर में इस तरह से चकचक मत करो। कहने का मतलब कि शोरगुल मत मचाओ। अम्मा ने प्रभा की गंदी और फटी धोती देखकर कहा कि वो अपनी धोती धोकर तथा सीकर क्यों नहीं पहनती। कहने का मतलब कि प्रभा की जो साड़ी थी वह बहुत मैली थी और इधर उधर से फटी हुई थी। तो अम्मा ने कहा कि इस धोती को साड़ी को कम से कम साफ कर लो और जहाँ जहाँ से फटी है उसे सिल लो, उसके बाद पहनो। समर ने देखा वह धोती जगह जगह से छलनी हो रही थी। छलनी हो रही थी मतलब बहुत जगह पर फटी हुई थी। उसमें सिलने तथा धुलने की गुंजाइश नहीं थी। कहने का मतलब कि अब वह साड़ी न सिलने लायक थी और जब सिलने लायक नहीं है तो उस पर साबुन सर्फ खर्च करके धोने से क्या फायदा। कहने का मतलब कि न तो धोने की गुंजाइश बची है और न सिलने की गुंजाइश बची है। दोपहर के समय बाबूजी प्रभा पर नाराज हुए क्योंकि उसने सर्दी के कारण छत पर जाकर सिर धो लिया था। अब यहाँ देखिए, एक जगह माँ ने कहा सिर धोने के लिए, ठंडे का महीना था तो सर्दी के कारण छत पर जब धूप थी तो उसने जाकर छत पर अपने सिर को धो लिया। पर मुन्नी ने बात संभाल ली। उसने कहा स्त्रियों को सिर धोने में समय लगता है, इतनी देर जाड़े में नीचे बैठकर सिर धोने से भाभी बीमार हो जाती, ऊपर यदि धो लिया तो क्या हो गया। कहने का मतलब कि जब उसने छत पर जाकर सिर धो लिया तो बाबूजी बहुत नाराज हुए। और ये तो हम लोग सारांश पढ़ रहे हैं जब, और ये पूरे उपन्यास का सारांश पढ़ रहे हैं न कि पाठ का। जब हम लोग पाठ पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे कि सिर्फ बाबूजी नाराज नहीं होते हैं, बाबूजी नाराज होते हैं, साथ में भी माँ आकर के आग में घी डाल जाती हैं, वे भी बीच बीच में क्या क्या उल्टा पुल्टा बोल जाती हैं जिसके कारण प्रभा को बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुन्नी ने उस समय प्रभा का साथ दिया और कहा कि इतनी सर्दी है, इतनी ठंडक है और औरतों को सिर धोने में समय लगता है, यदि वह नीचे बैठ कर के इतने देर तक सिर धोती तो उन्हें ठंडक ठंडक लग जाती और वे बीमार हो जाती। तो ऊपर जा कर के ही
उन्होंने सिर धो लिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। समर की परीक्षा समाप्त हो गई। अब समर जो 12 का एग्जाम देने वाला था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वह एग्जाम हो गया। पेपर अच्छे हुए थे, कहने का मतलब एग्जाम अच्छा गया था। दिवाकर और समर ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। जब परीक्षा समाप्त हो गई, अब सबके सब रिलैक्स हो गए, तब समर और दिवाकर जो दोनों दोस्त हैं आपस में, इन लोगों ने फिल्म देखने जाने के लिए अपना प्रोग्राम बनाया। शाम को सही समय पर आने की बात कहकर समर घर पहुंचा तो देखा बैठक में मुन्नी को भेजने के पक्ष में ऊपर छूट गया। मुन्नी के पति देव बैठे थे जो उसे लेने आए थे। मुन्नी वहां नहीं जाना चाहती थी। अम्मा, समर और कुंवर भी मुन्नी को भेजने के पक्ष में नहीं थे। अब समर और दिवाकर ने जब फिल्म देखने जाने का प्रोग्राम बनाया तो शाम का समय फिक्स हुआ कि शाम को चलेंगे। तो फिलहाल समर क्या किया, अपने घर आ गया। जब अपने घर आया तो उसने देखा कि मुन्नी के पति जो 3-4-5 वर्षों से उसकी सुध नहीं ली, वह आकर के बैठे हुए हैं मुन्नी को ले जाने के लिए, और मुन्नी जाना नहीं चाहती है। अम्मा, समर और कुंवर भी मुन्नी को भेजने के पक्ष में नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। मुन्नी बाबूजी के पैरों से लिपटकर बिलख बिलख कर रोई कि उसे न भेजा जाए, लेकिन फिर भी बाबूजी ने भारी मन से मुन्नी को उसके पति के साथ भेज दिया। कहने का मतलब यह है कि परिवार के किसी भी सदस्य की राय नहीं थी कि मुन्नी को उसके ससुराल भेजा जाए। मुन्नी खुद भी नहीं जाना चाहती थी। मुन्नी ने बाबूजी के पैर पकड़ करके रोए और उसके बाद उनसे बहुत आग्रह किया कि उसे न भेजा जाए, लेकिन बाबूजी ने भारी मन से, उनकी भी इच्छा नहीं थी, लेकिन आखिर बेटी यदि ससुराल चली जाए और उसके ससुराल वाले या उसके पति उसे ले जाने के लिए आए तो भेज देना ही उन्होंने उचित समझा। भारी मन से उन्होंने मुन्नी को भेज दिया। जाते जाते मुन्नी समर के गले लगी और कहा कि भैया आप भाभी से बोले, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। जब वह जा रही थी तो सबसे मिल रही थी रो रो करके। जाना वह नहीं चाहती थी, लेकिन जाते जाते उसने समर से एक बात कह दी कि भैया आप भाभी से बात कीजिएगा, भाभी की कोई गलती नहीं है। मुन्नी के कारण उस दिन समर सिनेमा नहीं जा सका, क्योंकि उस दिन मुन्नी की विदाई हो रही थी और उसको पता नहीं था, इसलिए प्रोग्राम बना लिया था। जब आया तो देखा कि हाँ वो बैठे हैं, तो इसी में वह उलझ गया, जिसके कारण वह सिनेमा नहीं जा सका। पर 2-3 दिन बाद सिनेमा जाने का प्रोग्राम फिर बना। वापस लौटते हुए समर ने दिवाकर से कहा कि वह शायद आगे नहीं पढ़ पाएगा। जब वह सिनेमा देख करके लौटा तो अपने दोस्त से कहा कि शायद अब मेरी पढ़ाई आगे नहीं हो सकेगी, पर वह बात हंसी में उड़ गई। दिवाकर ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। सिनेमा देखने दिवाकर अपनी पत्नी किरण को भी लेकर गया था। जब दिवाकर गया था सिनेमा देखने तो अपनी पत्नी किरण को भी ले गया था। समर अकेला गया था। समर के मन में एक ठंडी सांस उठी, काश वह भी अपनी पत्नी को इसी तरह लेकर सिनेमा जाता। अब उसके मन में भी इच्छा हुई कि जिस तरह से उसका दोस्त दिवाकर
अपनी पत्नी को लेकर सिनेमा गया है, वह भी अपनी पत्नी प्रभा को लेकर सिनेमा जाता। किरण प्रभा से मिलना चाहती थी और किरण ने यह भी कहा कि कभी प्रभा से मिलाइए, पर समर ने उससे झूठ बोल दिया। क्या कहा कि वह मायके गई है, यहाँ नहीं है, इसलिए मैं उससे आपको नहीं मिलवा सकता। घर लौटने पर समर को लगा कि 5 घंटे स्वप्न लोक में बिताने के बाद वह वास्तविक धरातल पर आ गया है। 5 घंटा वह स्वप्न लोक मतलब खुशी की दुनिया में 5 घंटे तक सिनेमा देखा, खुशी की दुनिया में अपना समय बिताया, लेकिन बाद में वह फिर वास्तविक धरातल रियल सरफेस पर आ गया। बाबूजी प्रभा पर नाराज हो रहे थे। वह दाल बीनने छत पर चली गई थी। अब जाकर के दाल बीनने छत पर जब चली गई, इसके लिए भी बाबूजी नाराज हो रहे थे। इस बात पर पूरा हंगामा हुआ क्योंकि वह नए जमाने की लड़की थी, पर्दा करना नहीं जानती थी और उस समय उन लोगों के घर की परंपरा थी कि बहू बेटियां घर से बाहर ना निकले, छतों पर न जाए, और प्रभा छत पर जाकर के दाल बीनने लगी थी। इसके कारण बाबूजी बहुत नाराज थे। घर में काफी हंगामा हुआ प्रभा की इस हरकत पर। अम्मा ने प्रभा के चरित्र पर लांछन लगाया। अम्मा ने प्रभा के चरित्र पर लांछन लगाया, कहने का मतलब कि उसको मिला जुला करके चरित्रहीन बता दिया। प्रभा सह न सकी, प्रभा को यह बात बुरी लगी। उसने आंख उठाकर अम्मा की ओर देखा और रोने लगी। उसने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनकी तरफ आंख उठाकर देखा और आंखों ही आंखों में बता दिया कि आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, आपकी बातों का मैं विरोध करती हूँ, और वह रोने लगी। रात को समर को प्यास लगी। प्रभा ने पानी कमरे में नहीं रखा था। वह छत पर पानी पीने गया। उसने देखा प्रभा वहां अकेली बैठी रो रही है, जैसा कि मैंने उधर पात्र परिचय में भी बताया था। तो समर के कमरे में पानी नहीं था, उसे प्यास लगी तो वह छत पर पानी पीने चला गया। तो वहां देखता है कि प्रभा अंधेरी रात में अकेली बैठी उस ठंडक में रो रही है। उसने पहले अनदेखा किया, इग्नोर किया, पहले नीचे उतर आया, पर फिर रहा नहीं गया, वो नीचे आ गया इग्नोर करके, दोबारा गया, और जब नीचे आ गया तो उससे रहा नहीं गया, मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह दोबारा गया छत पर और प्रभा से प्रभा के रोने का कारण पूछा। प्रभा ने कहा यदि वह समर को पसंद नहीं है तो अपने हाथों से उसका गला दबा दे और दूसरी शादी कर ले। उसने समर से कहा कि यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम अपने हाथों से मेरा गला दबा दो और तुम दूसरी शादी कर लो। समर भी भावुक हो प्रभा के साथ रोने लगा। समर इमोशनल हो गया और प्रभा रो रही थी, समर भी प्रभा के साथ रोने लगा। उसे याद आ रहे थे वे अत्याचार जो उसने लाड़ प्यार से पाली इस इकलौती बेटी के साथ किए थे। अब समर ने जो जो अत्याचार किए थे प्रभा के ऊपर, वे सारे अत्याचार समर को याद आने लगे और उन यादों में डूब करके और समर भी रोना शुरू कर दिया। वह बेकसूर थी, वह पश्चाताप की भट्टी में जल रहा था। समर को यह लग गया कि प्रभा बेकसूर थी और जो भी हरकत प्रभा के साथ, जो भी व्यवहार प्रभा के साथ समर ने किया, वह सब का सब बेकार था, सब का सब गलत था, अव्यवहारिक था। इसलिए समर इन सारी बातों को सोच सोच करके, इन सारी बातों को याद कर करके रो रहा था। बहुत देर तक दोनों इसी प्रकार रोते रहे। समर और प्रभात दोनों बहुत देर तक ऐसे ही रोते रहे। रात भर बोले कुछ नहीं, रात भर कुछ नहीं बोले और ऐसे ही दोनों रोते रहे। पर
जागते रहे। सवेरे उठकर वह जाते जाते बोली कि वह उसे माँ को पत्र लिखने के लिए एक पोस्ट कार्ड ला दे। तो जब सुबह में समर उठकर जाने लगा तो प्रभा ने उससे कहा कि उसे अपनी माँ को एक पत्र लिखना है, इसके लिए एक पोस्ट कार्ड ला दे। तो हम लोगों को 11 में यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है उत्तरार्ध, है ना, ये उत्तरार्ध हम लोगों को 12 में पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग सारांश देख रहे हैं पूरे उपन्यास का, पूरे नोवेल का, इसलिए हम लोग इसका भी सारांश देखेंगे। लेकिन जब हमें चैप्टर पढ़ना होगा, जब हमें चैप्टर पढ़ना होगा तो हम लोग सिर्फ पूर्वार्ध मतलब पहले का आधा पढ़ेंगे क्लास 11 में, और उत्तरार्ध मतलब बाद का आधा हम लोग 12 में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। धन्यवाद।